अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान से जय्यद उलमाए कराम के वफ़द ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद रमज़ान में मसाजिद खुली रखने का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान का ये कहना था कि आइंदा जुम्मा बतौर यौम तौबा मनाया जाएगा और एलामिया की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि 2 रोज़ पहले सदर आरिफ अलवी के ज़ेर सदारत उलमाए कराम और मशाइख का अहम इजलास हुआ था, जिसमें मसाजिद में बाजमात नमाज, जुम्मा और तरावी की मशरूत इजाज़त दी गई थी और 20 नुकाती मुतफ़िक़ा एलामिया जारी किया गया था। इस एलामिया के मुताबिक नमाज के लिए सफ़ों और नमाजियों के दरमियान 6-6 फिट का फासला जो है ना वो रखना ज़रूरी होगा। ये फासला रखा जाएगा। फिर 50 साल से बड़ों और बच्चों को मसाजिद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नमाजी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, ना ही गले मिलेंगे। दरियाँ कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। हर नमाज से पहले फर्श क्लोरीन से धोया जाएगा। नमाजी सिर्फ लगे हुए निशानात पर ही खड़े होंगे। लेकिन इस एलामिया पर भी सवालात उठाए गए थे कि मुल्क में तो लाखों मसाजिद हैं, सब में हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आखिर ये कौन यकीनी बनाएगा। इन तमाम मामलात पर हम राय जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मुफ्ती साहब, आज उलमाए कराम के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। आप भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस मुलाकात में शरीक थे। क्या तजवीज़ आज उलमाए कराम की जानिब से पेश की गई, ख़ास सिनेरियो में जब रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, फिर नमाज तरावी, बाजमात नमाज, जुम्मा, क्या आप लोगों की जानिब से आज तजवीज़ पेश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 26 मार्च को सदर पाकिस्तान के साथ चारों सूबाई गवर्नर हाउसेस, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ऐवान सदर में तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा जमा हुए और सदर पाकिस्तान ने तमाम उलमा के ख़यालात को सुना और अपना मौक़िफ़ पेश किया। और फिर कराची में उलमा ने जो एक एलामिया जारी किया था, उससे सदर पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया। उस इजलास में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब भी थे। फिर 18 अप्रैल को दोबारा ऐवान सदर में भी उलमा जमा थे और इन 6 मराकज़ में मुल्क भर के उलमा जमा थे। फिर उलमा से मुकालमा हुआ और फिर 20 निकात पर मुश्तमिल एक SOP या एक चार्टर का इत्तेफाक राय से ऐलान किया गया और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वाक़या है कि हुकूमत पाकिस्तान और तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा के दरमियान एक फार्मूले पर मुकम्मल इत्तेफाक राय हुआ। फिर आज जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ इख्तितामी इजलास हुआ और उस 20 निकाती चार्टर की तौसीक़ की गई और गुज़श्ता इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह भी थे। यहाँ मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान जमात के साथ नमाज न पढ़ें। चुनांचे हमारे पास WHO का बाकायदा एक SOP है। इसी तरह से कैलिफोर्निया के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनका SOP है। इसी तरह से KPK के डॉक्टर्स ने जो SOP बनाया वो हमारे पास मौजूद था और उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं था। कराची में
2-3 इजलासों में इंडस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी खान और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट के हेड यानी मुताद्दी अमराज के हेड जनाब डॉक्टर मोहम्मद हनीफ हमारे साथ रहे और उन्होंने भी इस पर इत्तेफाक राय किया। और इस फार्मूले में ये है कि जो सफ़ है उसमें 2 नमाजियों के दरमियान 3 फुट का फासला होगा। WHO ने भी यही कहा है और 2 सफ़ों के दरमियान 6 फुट का फासला होगा। बाकी सारी शराइत भी इसमें लिखी हुई हैं, उलमा ने इससे इत्तेफाक किया है। हम अपने अपने चैनल से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और इन तदाबीर के बारे में तालीम दे रहे हैं। और जो बल्कि प्रेसिडेंट साहब ने हमारे कराची की एक मस्जिद में जो नमाज की तस्वीर थी उसको बाकायदा ट्वीट किया। तो ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जी फरमाइए। मुफ्ती साहब कह कि कालीन नहीं बिछेंगे, सफ़े उस तरीके से नहीं बिछाई जाएंगी और कहा जा रहा है कि निशानात लगाए जाएंगे जहां जहां नमाजियों के लिए पर लाजिम होगा, फ़र्ज होगा कि उन्हीं दायरा कार में उन निशानात के ऊपर रहते हुए ख़ास फासला रखें। तो जाहिर है हर इलाके की एक मस्जिद होती है, हर इलाके के लोगों की कोशिश होती है कि वो अपने इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। तो ये आसान होगा इन SOPs पर अमल करना मुफ्ती साहब? बिल्कुल आसान होगा। और आज मैंने फतवा जारी किया है और प्रेस में भेजा है कि अगर किसी इलाके की आबादी गुंजान है और मस्जिद छोटी है और इस SOP के तहत जुमे में नमाजी समा नहीं सकते तो जुमे की 2 जमातें हो सकती हैं। एक बजे हो जाएगी और फिर आधे घंटे में मस्जिद खाली हो जाएगी। 2 बजे दूसरी जमात हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया और हम एक हंगामी और इज़्तिरारी सूरत हाल में हैं। और इस हाल में हमारे मुफ्तियान किराम ने इसकी इजाज़त दी है। दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, बशर्ते कि महज प्रोपेगेंडा न किया जाए, दानिशमंदी से, बसीरत से मसले को हल किया जाए। ये ऐसा ही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डे 1 से कहा कि 100% लॉकडाउन हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से बचाते हुए लोग भूख से मर जाएं। हमें अपने ज़मीनी हालात के मुताबिक पॉलिसियां बनानी चाहिए। आज मैं गवर्नर हाउस इजलास में गया तो 2 जगह ट्रैफिक जाम था। तो इन SOPs पर अमल दरामद करवाना हर शोबे में। सही, बिल्कुल। इन SOPs पर अमल दरामद करवाना इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी होगी या बाहर कुछ लोग खड़े किए जाएंगे, वो पुलिस के लोग भी हो सकते हैं, ताकि SOPs पर अमल दरामद यकीनी हो? इमाम मस्जिद भी कराएंगे। सही, अमल दरामद इमाम मस्जिद कराएंगे, मस्जिद की इंतजामिया कराएगी, रजाकारों की कमेटी कायम की जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसे एक बार वार्निंग दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और टेलीविजन चैनल भी इसकी इशाअत करें ताकि मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम पहुंच जाए। लोग बिल्कुल हर साल की तरह उसी तरह एतकाफ पे भी बैठ सकेंगे मसाजिद में। ज़ाहिर है तमाम मसाजिद में एतकाफ के पर बैठने वाले लोगों का भी बड़ा रश होता है, ये भी बिल्कुल उसी तरह हर साल की तरह ये भी वैसे ही होगा? रश नहीं होगा, ये भी शराइत के मुताबिक होगा और उनके दरमियान जो मुनासिब फासला मतलूब है वो रखा जाएगा। और सिर्फ उतनी तादाद में मोतकफिकीन को एतिकाफ की इजाज़त दी जाएगी, मेला नहीं लगाया जाएगा। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, जब से हमने होश है हम देखते आ रहे हैं कि रमज़ान का चांद देखने के लिए, ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी बैठती है, फिर ऐलानात किए जाते हैं चांद नज़र आया है
नहीं आया है, लेकिन पिछले साल से हमने कुछ मुख्तलिफ हालात देखे हैं। जब से साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, कुमरी कैलेंडर का सामने आना और फिर तमाम साल के जो अहम दिन होते हैं हमारे इस्लामी दिन, ईद हो गया, रमज़ान हो गया, मुहर्रम उल हराम हो गया, तो पहले अब बता दिया जाता है कि पहला मुहर्रम कब होगा, रमज़ान कब होगा, ईद कब होगी। अब भी बताया गया है कि पहला रमज़ानुल मुबारक, पहला रोज़ा 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बाकायदा इजलास बुलाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से इजलास भी नहीं बुलाया जा सकता इस हवाले से, इसलिए हम पहले ऐलान कर रहे हैं कि 25 अप्रैल को रोज़ा होगा। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। बिल्कुल 23, आप बात जवाब भी सुने अब जी। 23 अप्रैल बरोज़ जुमेरात मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का हस्ब मामूल इजलास होगा और फैसले का ऐलान किया जाएगा। जो माहिरीन या फलकियात के माहिरीन, मौसमियात के माहिरीन, वो पेशगोई करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, फैसला नहीं करते। फैसला मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी और उसका मीडिया के सामने इंशाअल्लाह ताला ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी, हमें साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वजह लॉकडाउन में नरमी हो या कुछ और, मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कल का दिन पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस से हलाकतों के लिहाज से बड़ा ख़तरनाक दिन साबित हुआ। एक ही दिन में मोहलिक वायरस की वजह से 24 अफराद जान की बाजी हार गए और 670 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आज भी 350 से ज़ायद केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 9000 के करीब हो चुकी है, जबकि 180 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मई का महीना मुश्किल है, लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। शायद वज़ीर आज़म इस बात से लाइल्म है या इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है कि पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ एलामिया लॉकडाउन है, अमली सूरत में लॉकडाउन कहीं अब नज़र नहीं आ रहा। सड़कों पर आवाम का रश होना शुरू हो गया है, मामलात ज़िंदगी जो है नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। कारोबारी हजरात जो है वो कह तो रहे हैं, लेकिन शिकायत मिल रही है कि बिल्कुल SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के खदशात जो हैं वो बढ़ भी गए हैं। सवाल यह है कि ऐसे लॉकडाउन का आखिर फिर क्या फ़ायदा? क्या कोरोना के फैलाव के रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्त होना क्या वाकई नागुज़ीर था? क्योंकि फ़िलहाल पूरी दुनिया के पास इस वक्त लॉकडाउन ही कोरोना से निपटने का वाहिद रास्ता है। इसके अलावा ज़ाहिर है कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज है तो वो सिर्फ एहतियात है। दूसरी तरफ अफसोसनाक अमर यह है कि अभी तक पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी इत्तफाक़ राय कायम नहीं किया जा सका है। ख़ास तौर पर वफाक और सिंध जो है कोरोना के खिलाफ इकदाम पर अभी तक एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा कर रखी है जिससे इन्हें कोई सियासी फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन कोरोना के मुतासरीन और रिलीफ का जो अमल है ये यकीनन बराह रास्त इससे मुतासिर ज़रूर होगा। वफाक और सिंध पहले टेस्टिंग किट्स को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे और अब टाइगर फोर्स के ज़रिए रिलीफ का काम करवाने या ना करवाने के हवाले से एक नई सियासत शुरू हो चुकी है। सिंध हुकूमत कहती है कि टाइगर फोर्स सियासी वर्करों पर मुश्तमिल है। सिंध रिलीफ ऑपरेशन को जो है वो गैर सियासी रखा गया है, किसी भी सियासी जमात का वर्कर जो है रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। जबकि वफाक ये कहता है कि टाइगर फोर्स सियासी बुनियादों पर नहीं बनाई गई है और साथ में दोनों दावा कर रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि सियासत ना करें। सवाल यह है कि ये सियासत नहीं है तो और क्या है? क्या ऐसी नागहानी सूरत हाल में एक दूसरे को एक्सपोज करने की बजाय सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्या? जबकि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मुल्क भर में 25 अप्रैल से रेलवे ऑपरेशन को बहाल करने का इंदिया भी दिया और वज़ीर आज़म के कोरोना फंड में आज 5 करोड़ रुपए के उन्होंने वो भी देने का ऐलान किया, बल्कि पेश किए। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। शेख साहब, सबसे पहला अहम बात यही कि बहुत बड़ा ज़ाहिर क्राइसिस है, पूरी दुनिया में है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि सूबों और विफाक में जो एक कोऑर्डिनेशन, जो एक हम आंगी होनी चाहिए वो नहीं है। ज़ाहिर है जब तक ये कोऑर्डिनेशन, जब ये इत्तफाक़ राय, जब तक ये हम आंगी नहीं होगी, हम इस वबा से शेख साहब नहीं लड़ सकते। ये जो वक्त है अब मिलकर जो है ना इस पर इक़दाम करने का। लेकिन हम देखते हैं
कि विफाक सिंध पर जो है वो तनकीद कर रहा है, सिंध विफाक पर तनकीद कर रहा है। अब देखें पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, हर जगह पर सूरत हाल एक जैसी है। ठीक है, सिंध में केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन विफाक ने तोपों का रुख रखा हुआ है सिंध की तरफ, सिंध ने रखा हुआ है विफाक की तरफ। अब सिंध कहता है कि हम टाइगर फोर्स जो है ना वो इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं रिलीफ ऑपरेशन में। ये वक्त तनकीद करने का है शेख साहब? देखें, सिंध को पहली दफ़ा मौका मिला है। मैं समझता हूँ ऐसी बात ना की जाए, कंसेंसस होना चाहिए। मरकज़ और सिंध को इकट्ठे चलना चाहिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बुरा मना रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग सियासतदानों पे नुक्ते उठा रहे हैं कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है। और जो मरकज़ से लड़ाई हो रही है वो भी बंद होनी चाहिए, जो सूबे से वो सियासत कर रहे हैं वो भी बंद होनी चाहिए, और मिलजुल कर इस मुजी मर्ज का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल सही शेख साहब, एक तरफ तो हम बतदरीज लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदगान टीवी पे आकर बताते हैं कि जो है ना आने वाले दिनों में अमवात जो है ना वो शरह बढ़ सकती है। कल मोईद यूसुफ साहब भी यही बता रहे कि जो डेथ नंबर्स हैं ये बढ़ सकते हैं, और वो ये खास तौर पर ये बताते हैं कि 63% कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन है ये मकामी है। शेख साहब, हम बॉर्डर्स भी खोल रहे हैं, हमने तोरखम का ज़मीनी बॉर्डर भी खोल दिया है। अब एक तरफ अमवात का खौफ है जो हम आकर टीवी पे लोगों को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी करके ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से हम ये इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज में कहीं कंफ्यूजन नहीं लगती? मैं अब आपसे क्या अर्ज करूं, मैं जिस महल्ले में रहता हूं लाल हवेली के पीछे, वहाँ सारे दामादों ने अपने बच्चों को ससुरालों के घर भेज दिया। एक एक घर में, हमारे घरों में 25-23-30 बच्चे जो है ना जी, वो चीखम पुकार पड़ी हुई है महलों में। कैसे होगा जी ये आइसोलेशन, कैसे होगा? 7-7, 8-8 बच्चे हैं एक एक कमरे में। आप जो हमारी पुरानी बस्तियां, पुराने हमारे घर हैं, वहाँ आप देखें दमा चौकड़ी मिची हुई है। ऐसी दमा चौकड़ी मिची हुई है कि मैं कह के थक गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या करें अब बताएं। लोग दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, कोई सामान लेने आता है, वो फाटक खोल के तो सामान दे देता है, पुलिस आके पकड़ के ले जाती है। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर से 200-250 आदमियों को छुड़ाने की बात की है कि आदमी पेट पाले। 2 ऑप्शन है। एक, देखें गरीब के मसला नहीं है, लोग कहते हैं जी गरीब ये जो दिहाड़ी वाला सड़क पे बैठा हुआ है इसका इतना मसला नहीं है जी, लुक आफ्टर हो रहा है, लोग इमदाद। असल मसला सफेद पोश का है, जिसने गोडाउन में माल लाया हुआ है, सीजन आ रहा है, उसकी दुकान बंद हो गई है। हमें असल मसला जो है देखें, या उलमा हजरात का है या इन दुकानदारों का है। छोटे या बड़े दुकानदार जो भी बाजारों में हैं वो तंग पड़े हुए हैं इस वक्त, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भूख से ना मरें। सो इस वक्त जो हालात हैं वो 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक है कि गुर्बत के हाथों शिकार हो जाएं, एक रास्ता यह है कि बीमारी के हाथों मर जाएं। इसके दरमियानी रास्ता इमरान खान निकालना चाहता है। उसमें उसको कितनी कामयाबी होती है या नाकामी होती है वो तो 1 महीने का टाइम देता है। मोहित को तो मैं जानता नहीं कौन है, और जो कुछ बातें की जा रही हैं उसमें असल बात यह है कि ये जिंदा कौम है, ये तैयार है, ये खड़ी हुई है, ये कोरोना का मुकाबला करेगी। लेकिन इसको डरा के ना मारा जाए, इसको फाइनेंशियली ना मारा जाए। बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में ऐसे है जो हाथ नहीं फैला सकती, जो खैरात नहीं मांग सकती। सही है, वो भूखी रह लेगी, वो खैरात नहीं मानेगी। ये जो मांगने वाले बाहर बैठे हुए हैं इनके पास बड़ा राशन है, कोई घबराने की बात नहीं। सही है, सही असल मसला दुकानदार का है, असल मसला मुतवसत तबके का है, सफेद पोश का है, जो घबराया हुआ है, कर्जा उतारना है, माल अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है शेख साहब, लेकिन देखें ना कि जिस तरीके से हुकूमत ने काम करने की इजाजत दी है, अगर एक शोबे को आपने खोलने की इजाजत दी है तो उससे जुड़े दूसरे शोबे को भी खुलना चाहिए ना। मसलन अगर आपने दर्जी कोई दुकान को खोलने की इजाजत दे दी है, कपड़े की दुकान आपने बंद रखी हुई है, धागे की दुकान आप लोगों ने बंद रखी हुई है, प्लम्बर ने अगर काम करना है, सैनिटरी की दुकान बंद रखी हुई है, मजदूर को आप लोगों ने काम करने की अगर इजाजत दे दी है तो ट्रांसपोर्ट बंद है, वो बेचारा काम पे कैसे जाएगा? तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है फैसले करने में। 2-3 दिन सब्र कर लें। प्राइम मिनिस्टर को समझ है, ये सारी बातें मैं अभी करके आया हूँ, जो आप मुझे बता रही हैं प्राइम मिनिस्टर को समझ है, और ये सारी बातें मैं उससे तो आप समझते हैं और हम भी ये समझे कि 2-3 दिन में सब कुछ खुल जाएगा, फिर कुछ ना कुछ और खुल जाएगा। जो 100 अरब रुपए का कौमी खजाने को पावर सेक्टर में जो नुकसान पहुंचा है, आप पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट देख लें, चीनी स्कैंडल इस पर जो रिपोर्ट आई उसको निकाल कर देख लें। 20 से 30 कह रहे हैं बड़ी कारोबारी शख्सियात इन दोनों स्कैंडल्स में उनके नाम है, शामिल हैं।
बड़े बड़े नाम हैं इनमें, लेकिन क्या वजह है कि जहांगीर तरीन का नाम इन दोनों में बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहा है? जहांगीर तरीन की शख्सियत ही जो है वो निशाने पर क्यों है? दोनों स्कैंडल्स में उनका नाम आ रहा है ना, भले वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता। मेरा एक बहुत मशहूर डायलॉग है, गैंग ऑफ 30 एंड देयर 20 किड्स। ये मैं अयूब खान के वक्त से कहता आ रहा हूँ। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक दोस्त था, अब उसका नाम मुझे भूल गया, अभी याद आ जाएगा। उसने मुझे, एक अमेरिकन एम्बेसडर था, अमेरिकन एम्बेसी से फ़ोन आया कि वो मिलना चाहता है। मैंने कहा आ जाए। उसने कहा मसला क्या है? उसने कहा मैं तेरा टीवी में प्रोग्राम सुनता हूँ, देखता हूँ। मैंने कहा तू क्या समझता? उसने कहा इस मुल्क का मसला ये है कि 20 ख़ानदान हैं और उनके 30 बच्चे हैं, और ये 30 बच्चे जो हैं गैंग ऑफ 20 से ज़्यादा उस बड़े उस्तरे हैं, ये ज़्यादा बड़े उस्तरे हैं, ये जो गैंग ऑफ 30 के 20 किड्स हैं ना। सो ये मसला अगर इमरान खान के दौर में हल ना हुआ तो 6 नवंबर 1968 को आप देखें, अयूब खान ने मुझे बुलाया और कमिश्नर लेके गया। उसने कहा तू तहरीक चला रहा है चीनी के खिलाफ, बसों को आग लगा रहा है कि मुझे चीनी चोर कह। मैं कहा मैं नहीं कह रहा, सारा शहर कह रहा है। उसने कमिश्नर को कहा इसको दफा करो, शेख रशीद। उसका था, मैं समझा कोई 6-7 फुट का जवान होगा। उसने कहा इसको ले जाओ बाहर। अयूब खान वाज प्रेसिडेंट, मैं मामूली स्टूडेंट लीडर था, एक प्रेसिडेंट था एक कॉलेज का। चीनी चोर भुट्टो नहीं पकड़ सका, चीनी चोर अयूब खान नहीं पकड़ सका, चीनी चोर जुनेजो नहीं पकड़ सका। चीनी चोर इमरान खान के लिए मौका है कि ये पकड़ ले और आईपीपी को पकड़ ले और कर्जे वालों को पकड़ ले। इमरान खान जिंदाबाद हो जाएगी। और अगर यहाँ हमने कोताही की, कमजोरी यही बात की, शेख साहब मैं आपसे करने वाली थी कि खान साहब पर ज़ाहिर इस वक्त प्रेशर तो होगा कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के कितने करीब क्यों ना हो, कि आखिर रिपोर्ट्स आने के बाद फ्रांसिक रिपोर्ट भी आनी है, क्या कार्रवाई होगी, क्या गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन एक हकीकत तो ये भी है ना कि लोग यहाँ पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं फिर जमानतों पे बाहर भी आ जाते हैं, कभी कोई रिकवरी नहीं हो सकी है, फिर बाद में पता चलता है केस ही कमज़ोर बनाए गए थे, प्रोसिक्यूशन ही जो थी ना वो बड़ी स्ट्रांग नहीं थी, बड़ी वीक प्रोसिक्यूशन की जाती है, रिकवरी नहीं होती है। 100 अरब की रिकवरी का मामला है पावर सेक्टर में, क्या ये हो सकती है? इतना आसान लग रहा है? आपको लगता है कि इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा? कि आप तो कह रहे हैं कि खान साहब को ये करना चाहिए, इस बार वाकई कुछ मुख्तलिफ होगा? चाहे फिर जहांगीर खान तरीन हो या खुसरो बख्तियार के भाई का मामला हो, हुकूमत के अपने ही लोग क्यों ना हो, कार्रवाई होगी, मुख्तलिफ होगा इस बार कुछ? देखें खुसरो बख्तियार तो मुझे बचता हुआ दिखाई देता है। मुझे जो मैं इर्द गिर्द बातें सुनता हूँ गो उसकी भी 5 इस देखें 2 बातें। मैं 8वीं दफ़ा वज़ीर बना हूँ, ठीक है। मैंने कोई कैबिनेट ऐसे नहीं देखी जिसमें शुगर मालकान ना हो। इसमें भी 3 शुगर मिल के मालकान कैबिनेट मिनिस्टर हैं। फिर बातें क्या अंदर रह जाती हैं, सारी बातें बाहर जाती हैं। इंडस्ट्री का इंटरेस्ट रखने वाला एक आधा वजीर होता है, वो बातें उनकी तक चली जाती हैं। अब देखें आईपीपी आज समरी डिस्कस नहीं हुई। सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, आज समरी डिस्कस नहीं हुई एनर्जी की मीटिंग में। मैं उसका मेंबर हूं, लेकिन एनर्जी की वो मीटिंग कमेटी वो रिपोर्ट तो मार्केट में आई हुई है, मुझे नहीं मिली जी। बीइंग ए मेंबर एनर्जी मुझे अभी तक आईपीपी की रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन टीवी पे डिस्कस हो रही है। क्यों नहीं डिस्कस हुआ शेख साहब? क्यों नहीं हुआ? इतना अहम मामला ही डिस्कस होना चाहिए था। अभी वो तैयार नहीं थे। बड़े मैं आपसे एग्री करता हूँ, बड़ा अहम मामला, उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दें। आज तो बात चीज़ों पर डिस्कशन हुई, लेकिन जो आईपीपी मेन मसला था उसके लिए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन डिस्कशन नहीं हुई। कुछ लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही? अल्लाह जाने कौन बशर है, लेकिन खुसरो बख्तियार मुझे थोड़ा बचा हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं जी उसके भाई का जुर्म है, उसका जुर्म नहीं है। भाई के जुर्म में दूसरे भाई को नहीं पकड़ा जा सकता। शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले हफ्ते भी ये बात की, आज भी कारकर्दगी के हवाले से बात हुई। पिछले हफ्ते उन्होंने डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को फारिग करने की खैर बात कर दी थी, लेकिन आज जो उस दिन भी जो बात हुई कि वज़ीर आज़म साहब ने पूरी काबीना को उन मुशीरों और मुआवने खुसूसी जो है ना इनको भर्ती किया हुआ है, इन्होंने सारी कैबिनेट को काबू में किया हुआ है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? क्योंकि बहुत से वुज़रा ऑफ द रिकॉर्ड इस बात का गिला करते हैं कि अगर नॉन इलेक्टेड लोगों के सुपुर्द आपने सारे हुकूमती मामलात करने तो फिर हमें रखने का क्या फ़ायदा, फिर ये इलेक्शन का क्या फ़ायदा, इलेक्टेड लोगों का क्या फ़ायदा। आप भी तो काबीना में है ना, आपकी अपनी क्या फीलिंग है इन मुशीरों और इन मुआविनीन खुसूसी के हवाले से? चीफ जस्टिस ने कहा तो सच। देखिए मेरी बात तो सुनता है इमरान खान। मैंने ईसीसी में भी आटे की स्मगलिंग की मुखालफत की, एक्सपोर्ट की, चीनी की मुखालफत की,
और आज भी मैंने कहा ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई। अब भी मैं चाहता हूँ ऑयल सस्ता है, ये मुआहदे कर लिए जाएं। मैं चीख रहा हूँ कि पेट्रोल सस्ता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, 2-3 साल के लिए ब्लॉक। अब मेरी अकेली वोट है, मेरा तल्लक इमरान खान से है और मेरा काम है इमरान खान को साफ सुथरी बात, और अपनी जिस कमेटी में मैं मेंबर हूँ, जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा बतौर मिनिस्टर, इसका मतलब आप लोगों के जो तहफुजात हैं वो जायज़ है कि मुशीरों की एक बड़ी फौज रखी हुई है जो वज़रा पर हावी हैं, बिल्कुल ठीक है इसका मतलब। कुछ चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। क्यों ऐसे ही मुझे दोबारा सवाल की तरफ घेर रही हैं? मैं कह रहा हूं जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। नजीब हारून का इस्तीफा जो सामने आया, उनके अपने ज़ाहिर रिजर्वेशंस हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता इतने अरसे में। ये पार्टी के पुराने लोग क्यों नाराज हो जाते हैं? क्यों उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है पार्टी में? आदमी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है जी। नए ने बनाई है ना, पुराने भी बना लेते हैं। कई नए पीछे से आगे आए हैं, फ्रंट रो पे हैं, सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, और अगर पुराने बैकर जो है वो गोल से भी पीछे चले गए, पवेलियन में चले गए, जगह बनानी पड़ती है। ये जगह पहले ही मिल गई, बाहर से आने वालों को जगह बची नहीं। जगह किसी से नहीं बना मिलती, जगह लेनी पड़ती है। सही। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, यू हैव टू बी ए फेस नॉट ए केस। केस वैसे ही धक्के खाते रहते हैं इस माशरे में। यहाँ ताकतवर कमज़ोर ही नहीं हो सका, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है। मेरी ज़िंदगी का मिशन नाकाम हो गया कि ताकतवर को कमज़ोर करूँ। ताकतवर और ताकतवर हो गया, उसका पोता भी ताकतवर हो गया, पड़पोता भी ताकतवर हो गया, और गरीब धक्के खा रहा है, वैसे ही अकड़ा फिर रहा है माए वाला सफ़ेद सूट पहन के, और समझ रहा है कि वो बड़ा चले। वैसे उसने कस्तन दुनिया। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर नजीब हारून साहब का ये इसरार है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उससे मिल लें, वो कहते हैं उनसे मिले बगैर तो मैं नहीं किसी से बात करूं, तो कोई इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? वज़ीर आज़म साहब को चाहिए बुलाएं, मिल लें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें। मैं पीटीआई के स्पोक्समैन कर लेंगे, ले लेगा इस्तीफा वापस। सही, ठीक है। अच्छा, शेख साहब, कोरोना के बाद आपको इस दुनिया की शक्ल कैसी लग रही है? मईशत के हवाले से भी, फिर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए आपको लग रहा है कि एक दुनिया बदली हुई होगी इस क्राइसिस के बाद? मैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा हूँ। इकानमी स्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सही। और हमारी हुकूमत को कोरोना, अगर ये अमवात ना हुई तो इतना नुकसान नहीं होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निकल जाएंगे। दुनिया अगर 3% जीडीपी के नीचे चली गई तो फिर तो बड़ी तबाही आ जाएगी। नया वर्ल्ड ऑर्डर ज़रूर आएगा, और चीन और अमेरिकन के रिलेशन बड़े मैटर करते हैं कि ये कैसे चलेंगे। और अगर चीन और अमेरिका के रिलेशन ज़रा हिला जाते हैं तो फिर दुनिया में नए मसाइल पैदा हो जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए भी सोचने के लिए बड़ी सारी बातें आइंदा 2-3 महीने में आ जाएंगी। अहम महीने होंगे रोज़ों के बाद, ईद के बाद। पाकिस्तान मईशत के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से सब बदलेगा। मैं समझता हूँ कि मईशत में जो हालात, इमरान खान ने एक देखे ना, अपना डेफिसिट जो उसकी कर्जे की किस्त है 1 साल आगे ले गया, 1 साल और आगे ले जाएगा। 2%, 3%, 4% उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। कुछ और नए पैकेजेस देगा, जिस तरह इंडस्ट्री को दिए इस तरह और दूसरों को देगा। निकल आएगा इमरान खान इस फाइनेंशियल क्राइसिस से। लेकिन दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ईद के बाद 90 दिनों में 120 दिन आज के बाद लगा ले। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, एक तरफ लॉकडाउन में हम नरमी देख रहे हैं, पूरे मुल्क में ताजर बरादरी का ज़ाहिर है, सूबाई हुकूमतों पर भी प्रेशर है, विफाक पर भी प्रेशर है कि कारोबार खोले जाएं। ठीक है, आपने फैसला किया, हुकूमतों ने खोल दिए, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज खोले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम हुकूमती नुमाइंदगान को टीवी पर यह कहते सुनते हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में शरह अमवात बढ़ सकती है, हालात जो है ना वो मजीद बिगड़ सकते हैं कोरोना को लेकर, तो फिर हम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। एक तरफ कारोबार खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ डर भी रहे हैं, खौफ भी है, तो कहीं ये कंफ्यूजन नजर नहीं आ रही हुकूमती फैसलों में, पॉलिसीज में? कायरा साहब, जब से कोरोना का इशू शुरू हुआ और सिंध हुकूमत ने उस पर लीड लेके काम शुरू किया, और उन्होंने कहा कि आलमी तौर पे जो रिकग्नाइज्ड और वेल प्रैक्टिस्ड और WHO का रिकमेंडेड तरीकाकार है वो लॉकडाउन है,
इस बीमारी का, उस दिन से लेके आज तक वजीर आजम साहब लॉकडाउन नहीं करना, पूरा लॉकडाउन नहीं करना, बंद नहीं करना, एक कंफ्यूजन में है। हालांकि कभी भी मुकम्मल लॉकडाउन की बात नहीं की गई, बल्कि हमेशा से ये कहा गया कि जी खुराक का सामान और तरसील जो है ये खुली रहेगी, इसको बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि वफाकी और मरकजी हुकूमत एक जगह पे नहीं है और वजीर आजम पाकिस्तान जब अपने इस एजेंडा की तकमील के लिए कि उन्होंने सिंध हुकूमत को मलून करना है, उसके लिए वो बातें जो बंद कमरे के अजलास में होनी चाहिए, मसलन ये स्ट्रेटजी की बात होती है कि वजीर आजम साहब को इंटेलिजेंस के जराये से, उनके पॉलिटिकल जराये से पता चलेगा कि जनाब ये जो सूरत हाल है, इससे सूरत हाल खराब हो सकती है, लोगों की जिंदगियों में तलखियां होंगी, भूख होगी, लोग बाहर आ जाएंगे सड़कों पे, खराबी हो सकती है, लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल। कारोबारी बिरादरी के बारे में तो ये बंद कमरे के अजलास में जो इंफॉर्मेशन होती है, इसके ऊपर बैठ के डिस्कशन होती है और फिर स्ट्रेटजी इवॉल्व होती है कि क्या करना, क्या तहम्मुल से बात करनी है, एंगेजमेंट करनी है, थोड़ा बहुत ताकत का इस्तेमाल करना है, रिसोर्स देना, मतलब उसकी जो भी टेक्निक हो, और वो स्ट्रेटजी आप सरकारी मशीनरी को देते हैं। सही। जब मुल्क के वजीर आजम वो बातें जो बंद कमरों में होनी है और स्ट्रेटजी बनाने के लिए होनी है, वो कौम से खिताब में करें और मीडिया से इंटरेक्शन में करें और रोज जलसा आम में करें, तो उनकी पूरी टीम भी यही बातें करे, गवर्नर सिंध भी ये बातें करे, बाकी सूबे के हम लोग भी, उनके वज़रा भी है, तो नेचुरली फिर एक दबाव भी होगा, फिर वो लॉकडाउन प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते आपको मिलेंगे कि हाँ आने वाले दिनों में बहुत खतरा है, लोग खुद बाहर ना निकले, जो एक अच्छा अमल है। लेकिन वो कह रहे थे कि मई का महीना और उससे ऑनवर्ड हमारे लिए फिर हमें हजारों वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में तमाम लोग जो इसको डील कर रहे हैं वो इस खतरे का इजहार कर रहे हैं। ये कोई अपोजिशन का खदशा नहीं है और हम सिर्फ गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं, खाली तनकीद नहीं कर रहे, हम आपको लोगों तक पैसे भेजने का, लोगों की मदद करने का, इससे लड़ने का, डॉक्टर्स को सपोर्ट करने का एक तरीका कार दे रहे हैं। कायरा साहब, क्या ये समझा जाए कि सिंध में जो कारोबार हुकूमत भी खोलने पर राजी हुई है, ताजिर बिरादरी के प्रेशर की वजह से, कारोबारी तबके के प्रेशर की वजह से आप लोग भी सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया? क्योंकि सिंध हुकूमत हमेशा कहती रही कि वजीर आजम साहब लीड करें, जब एक सूबे को आप इजाजत दे देंगे तो कारोबारी तबका तो हम पर तो प्रेशर डालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध हुकूमत ये सब कुछ खोलना नहीं चाहती थी। एक वजह के प्रेशर और दूसरी वजह ये कि वजीर आजम अगर एक सूबे को इजाजत दे दे, दूसरा सूबा जो है ज़ाहिर है वो तो फिर एतराज करेगा, एक सूबे में खुले तो हमें क्यों आप परेशान कर रहे हैं, यही वजह। देखिए 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का अपना इख्तियार मौजूद है कि वो बाजार बंद करें ना करें, क्या फैसले करें। वबा, आफात, जल्जले, इस तरह की सूरत हाल ये वफाक का इशू है। हम मरकज़ी हुकूमत की भी नीयत को शक नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि दो असेसमेंट्स हैं, दो तरीका कार है। एक असेसमेंट ये है कि अगर हमने दुकानें कारोबार ना खोले तो लोगों की जिंदगी में तलखी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरी असेसमेंट ये है कि अगर हमने ये खोला तो इससे ये वबा इतनी फैल जाएगी कि हमारे काबिल नहीं रहेंगे कब संभाल सके। सो वबा को एक बड़ी बीमारी समझते हुए, एक बड़ा अजाब समझते हुए, उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रेटजी सिंध गवर्नमेंट बना रही है। और वफाक और बाकी सूबे जो है वो छोटी बीमारी, वो भी बीमारी है, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट कह रही है वो सारी दुनिया का एक एस्टेब्लिश्ड और आजमाया हुआ तरीकाकार है, और उसको WHO भी कह रहा है कि ये तरीकाकार है, वो मुद्दा है। लेकिन इसके बावजूद अगर वफाकी हुकूमत नहीं करेगी तो हम तो राय दे सकते हैं ना, बिल्कुल सही, पॉलिसी तो नहीं बना सकते। कायरा साहब, ये रिलीफ पैकेजेस को लेकर भी सिंध और विफाक में एक टसल चल रही है। कोई रोज कोई विफाक से नुमाइंदा आकर सिंध पर तनकीद करने लगता है, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा विफाक पर आकर तनकीद करने लगता है। आपने भी कुछ दिन पहले कहा कि हुकूमत कौम से सच बोले, रिलीफ पैकेज में हकायक के बरक्स रकूम मुख्तस की गई। इसका क्या मतलब है? क्योंकि विफाक कहता है जो 12,000 एहसास प्रोग्राम के तहत हम दे रहे हैं, सिंध हुकूमत इसमें भी घपले कर रही है, करप्शन हो रही है, लोगों को 11,000 दिए जा रहे हैं, कहीं 10,000 दिए जा रहे हैं, दोनों तरफ से ही कहा जा रहा है। पहली गुजारिश तो ये है कि जो रिलीफ का काम है वो दो तरह होना है। हमने रिलीफ के ऊपर भी पहले दिन कहा था कि रिलीफ कैश की सूरत में दें, आप कमोडिटी की सूरत में, राशन की सूरत में रिलीफ जब भी देंगे तो जो मैकेनिज्म आपके पास है वो यही है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, तपेदार, यही तरीका होगा ना पटवारियों वाला। या आप एकमत से तालीम को उसमें शामिल करेंगे या लोकल बॉडीज को शामिल करेंगे।
तो उसमें प्रोक्योरमेंट में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी, दोनों में प्रॉब्लम आएंगे। यकीनन लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई इदारा इस पोजीशन में नहीं है कि इस मैकेनिज्म के तहत राशन दे सके। हाँ, हमने मार्च के फर्स्ट वीक में इन्हें कहा कि ये BISP का जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है इसको बढ़ा के इसी का तरीकाकार को लेके चले, और हमने कहा था कि उसके जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे उसमें इजी पैसा का भी था, उसमें मोबाइल बैंकिंग भी थी, उसमें डाक खाना भी था। इन सारे इदारों के साथ राब्ते करके एग्रीमेंट मौजूद है, उन एग्रीमेंट्स को रिन्यू कर ले और उनके जरिए तकसीम करें ताकि ये सेंटर ना बनाने पड़े। अब मरकज पैसे दे रहा है बैंकों के जरिए। पैसे सूबों को तो नहीं जा रहे ना, सूबों को तो नहीं जा रहे। मैं आपको FIR भेज देता हूँ। लाहौर में FIR हुई है, फैसलाबाद में FIR हुई है। पे बने हैं, बैंकों के जरिए कैसे आ रहे हैं? कुछ तो सेंटर्स बनाए गए ना। मैं बता रहा हूँ। तो मैं पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ, सिंध में भी होगा। मेरे पास FIRs आई हैं कि वहां पे मौजूद अमले ने, किसी ने 1000, किसी ने 2000 कम कर लिया। ये लोगों की इंडिविजुअली ज्यादतियां हैं। हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम है जिसमें इस तरह के कमजोर इरादों वाले, कमजोर मौक़िफ़ वाले लोग हो सकते हैं। अच्छा, टाइगर को क्यों सिंध हुकूमत जो है ना वो शामिल नहीं करना चाहती? क्यों इसे रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती? क्या एतराज है? ये कोई PTI के लोगों पर मुश्तमिल फोर्स नहीं है। इसके ऊपर डे 1 से सिर्फ हमारा नहीं, सिंध गवर्नमेंट का नहीं, सारी अपोजिशन इस पे एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब एहतजाज में थे तो टाइगर फोर्स और टाइगरेसेस उनका स्लोगन था। खान साहब इलेक्शन में थे तो उनका ये स्लोगन था, इलेक्शन के बाद थे तो उनका ये स्लोगन था। वो अपने यूथ को इस नाम से बुलाते हैं। PTI के लोगों पर मुश्तमिल फोर्स नहीं है। मैं इस पे आपका सवाल समझे बैठा हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सारा मीडिया हमें तो कह रहे हैं, तो एक बड़ा सिंपल सवाल है ना, खुदारा ये सारी कौम या सारे मीडिया वाले वजीर आजम साहब को कहें कि हजूरे वाला आप आगे घोड़े से नीचे उतरे, इसका नाम बदल दे, क्या फर्क पड़ता है? नाम से मसला है। सही, ठीक है। उनका टारगेट है ना, उनकी अपनी पॉलिटिकल फोर्स का नाम है। सही, ठीक है। आप लोगों की तरफ से तजवीज़ आई कि नाम बदला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात अंदाजों और तखमीनों से अब तक कम है, जिसकी वजह से वफाकी और सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि नरमी कर रही हैं। तामीराती और बरामदी सनतों को खोल दिया गया है। इसके अलावा बाद छोटे कारोबार भी खुल गए हैं। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर रश भी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद मई के महीने को अहम समझा जा रहा है, जिसमें मुमकिन तौर पर कोरोना की जो एक मजमूई सूरत हाल है बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और NDMA ने अपने इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं शहरियों पर भी अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पहले वो ज़्यादातर घरों में थे, जहाँ वो महदूद थे तो महफूज थे, और यही एहतियात अब उन्हें कदरे बड़े पैमाने पर हमें सबको करना होगी। क्योंकि जो शख्स अपने काम पर जा रहा है, वो खा पैदल है, अपनी मोटरसाइकिल पर है, गाड़ी पर है, तो इसे इन तमाम SOPs का ख्याल रखना होगा जो उन्हें बताया गया है। मसलन ये कि उन्हें गैर ज़रूरी मेल जोल नहीं करना, हाथ मिलाने से गुरेज करना है, वक्फे से अपने हाथ भी धोने हैं, दस्ताने पहनने हैं। इसी तरह मसाजिद में नमाज़ें पढ़ने की सूरत में भी उलमाए कराम ने तमाम जो है ना वो हिदायत पर अमल करनी है। सब लोगों ने इस हवाले से SOPs भी जो है ना वो जारी किए गए हैं, ताकि ना हमारी गलती से किसी को ये मोहलिक वायरस मुंतकिल हो और ना ही बेध्यानी में किसी की वजह से हम इसका शिकार हों। बाज़ार जाएं तो भी इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। एकदम से बाज़ारों में भी हमें रश नहीं कर देना चाहिए कि बाज़ार खुले हैं तो सबके सब जो है ना वो बाज़ारों में भागना शुरू हो जाएं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने लॉकडाउन में जो नरमी की है, इस नरमी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम कोरोना इसको भूल जाएँ। हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर इन्हीं SOPs पर हमें 100% अमल दरामद करना है, क्योंकि आप बाहर महफूज रहेंगे तो आपका घर भी महफूज रहेगा, आपकी फैमिलीज़ भी महफूज रहेंगी। सारी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमतों की नहीं होती है, हमें भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में हुकूमत के शाना बशाना लड़ना है और इस वायरस से बचना है, तो ही हम सब लोग जो है वो महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।